आज हम पढ़ेंगे गेने का अधिगम सिद्धांत या सीखने के प्रकार। यानी कि गेने साहब ने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के प्रकार बताए हैं और काफी ये फेमस प्रकार है और एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है गेने साहब का। रॉबर्ट मिल्स गेने। रॉबर्ट मिल्स गेने इनका फुल नेम है। गेने साहब का पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गेने। ये 1916 में इनका जन्म हुआ है और 2002 में साहब खत्म हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। यानी कि गेने साहब अमेरिका के रहने वाले थे। और सीखने के ये 8 प्रकार बताए हैं। सीखने के साहब ने 8 प्रकार बताए हैं। 8 टाइप ऑफ लर्निंग बताया है। इनकी किताब बहुत फेमस है, काफी फेमस है किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये 1965 में प्रकाशित हुई थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में गेने साहब की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसी में अधिगम के सिद्धांतों को दिया है साहब ने और उसी के अंतर्गत बताया है कि देखिए सीखने के 8 प्रकार होते हैं और ये 8 प्रकार एक क्रम में होते हैं। यानी इसमें क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। सीखने की इन्होंने कहा कि 8 प्रकार हैं और सीखना एक क्रमबद्ध के रूप में होता है, एक क्रमबद्ध रूप में होता है। और इसी क्रमबद्ध रूप को साहब ने हायरार्की नाम दिया है, हायरार्की ऑफ लर्निंग नाम दिया है। यानी कि क्रमबद्ध सीखना बताया है या इसी को अधिगम सोपानिकी भी कहा है या क्रमबद्ध अधिगम सोपान इसी को कहा है गेने साहब ने। अब देखिए कौन कौन से हैं सीखने के 8 प्रकार, देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और उससे पहले समझ लीजिए कि गेने साहब ने अपने सिद्धांत में या इस सीखने के 8 प्रकार में ये बताने का प्रयास किया है कि इसमें व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिक्सचर है सिद्धांत में। यानी गेने साहब व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों से प्रभावित हैं। इनका सिद्धांत दोनों सिद्धांतों से प्रभावित है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसमें व्यवहारवाद की झलक मिलेगी आपको और संज्ञानवाद की भी झलक मिलेगी। और इस अपनी किताब में कंडीशन ऑफ लर्निंग में किताब में उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं और इस सीखने के 8 प्रकार एक क्रमबद्ध रूप में है। बच्चा या व्यक्ति किसी भी क्रम को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कि सीखना एक क्रमबद्ध होता है। पहला प्रकार हम लोग देखते हैं सीखने का कौन सा प्रकार बताया है। नंबर 1 पर देखिए संकेत लर्निंग है। संकेत अधिगम या संकेत सीखना या इसी को सिग्नल लर्निंग भी बोलते हैं, साइन लर्निंग भी इसी को बोलते हैं। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलर रिस्पॉन्स लर्निंग इसी को बोला जाता है। सेकंड नंबर पर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, काफी ये फेमस है। देखिए ये थॉर्नडाइक आप जानते होंगे, इससे ये स्टिमुलर रिस्पॉन्स से थॉर्नडाइक का नाम याद आता होगा। अगला देखिए श्रृंखलाबद्ध अधिगम चेन लर्निंग कहा है। तीसरे नंबर पर चेन लर्निंग है यानी कि क्रमबद्ध लर्निंग है। चौथे नंबर पर है शाब्दिक सहचर्य अधिगम यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग यही है। पांचवें नंबर पर इन्होंने रखा है विभेदीकरण अधिगम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा है इसी को इंग्लिश में। छठे नंबर पर 6 नंबर पे क्या है कॉन्सेप्ट अधिगम है यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग है। संप्रत्यय अधिगम छठे नंबर पर रखा है। सातवां है रूल या प्रिंसिपल लर्निंग यही है। आठवां है समस्या समाधान अधिगम समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये 8वें नंबर पर ये क्रमबद्ध लर्निंग है। क्रमबद्ध याद करना है, एग्जाम में आता भी है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, तो एक क्रम से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1 पर क्या है सीखने का प्रकार। इन्होंने कहा कि नंबर 1 पर संकेत अधिगम रखा है यानी कि सबसे निम्न कोटि का सीखना माना जाता है। सबसे उच्च कोटि का सीखना समस्या समाधान सीखना को माना जाता है। ये सबसे निम्न कोटि का यानी छोटे स्तर के जो बालक होते हैं या छोटे बालक जो होते हैं या पशु पक्षी इसी तरह के अधिगम को सीखते हैं। यहीं से स्टार्टिंग होती है संकेत अधिगम। यानी शुरू में देखिए बच्चे संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। संकेतों के माध्यम से हम आप भी कुछ चीजें संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे आप देखे होंगे रास्ते में चले जा रहे हैं बाइक से, रेड बत्ती जल गई तो रेड बत्ती जल जाती है, हम लोग रुक जाते हैं। रेड बत्ती जल्दी हम लोग रुक जाते हैं, संकेत समझ जाते हैं कि यार ये इसके लिए है। सफेद कपड़े में कोई चला जा रहा है तो समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर जा रहे हैं। ये संकेत अधिगम। इस संकेत अधिगम को पावलो से जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है
पाउलो साहब का सिद्धांत रखा गया है। अब देखिए गेने साहब पाउलो के सिद्धांत से प्रभावित हैं, यानी कि पाउलो का कौन सा सिद्धांत है? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उस सिद्धांत में क्या था कि पहले घंटी बजाते थे, भोजन दे रखते थे, कुत्ते के मुंह में पानी आता था। घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, कुत्ते मुंह में पानी आता था। घंटी साहब बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसके मुंह में पानी आ रहा है। इसका मतलब है गेने साहब पाउलो के सिद्धांत को यहां रखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या रखा इन्होंने, दूसरे तरह का सीखना क्या बताया है, कहा उद्दीपन और क्रियाधिगम। उद्दीपन और क्रियाधिगम, यहाँ थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे थॉर्नडाइक की बात नहीं की जा रही है। यहाँ जो स्किनर साहब ने सीखने का तरीका बताया था, उस सीखने के तरीके को गेने साहब यहाँ बता रहे हैं। यानी इस सिद्धांत को, इस नियम को सीखने का जो प्रकार है वो स्किनर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ये, यानी कि यहाँ पे जो है चूहा आप देखे होंगे, उसमें पिंजड़े में देखे थे चूहा साहब, स्किनर साहब चूहे को रख देते थे, चूहा हाथ पांव मारता था पहले, उसके बाद भोजन मिलता था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नहीं रखे हैं इसमें। यानी इस तरह की जो सीखना है वो स्किनर का सीखना है, पाउलो का सीखना इसमें है निम्न कोटि का, यानी कि स्किनर का सीखना उच्च कोटि के स्तर में गेने साहब ने रखा है। क्योंकि गेने साहब ने स्किनर को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रयोज्य है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है रिस्पॉन्स देना या न देना। यहाँ पाउलो का सिद्धांत यहाँ था, यहाँ पे जो प्रयोज्य था वो निष्क्रिय प्रयोज्य रहता है, वो स्टिमुलस देखता है फिर सक्रिय होता है। यहाँ पे रखा है स्किनर साहब को, यानी स्किनर साहब को उच्च कोटि पर थोड़ा सा रखा है, पाउलो से उच्च कोटि का स्थान दिया है। इसलिए स्थान दिया है कि यहाँ पे प्रयोज्य होता है वो सक्रिय रहता है, करना या न करना प्रयोज्य के बस में रहता है। यानी कि जो इस तरह का सीखना है वो उद्दीपक अनुक्रिया के प्रकार के अंतर्गत आता है। मतलब बच्चा अगर रिस्पॉन्स करता है, अगर रेनफोर्समेंट अच्छा मिलता है तो फिर वो रिस्पॉन्स करता है, और फिर रिस्पॉन्स करेगा, फिर रेनफोर्समेंट मिलेगा तो वो सीख जाएगा। इसीलिए इस तरह के सीखने को अच्छा रखा है, यहाँ पे स्किनर साहब को रखा है इस कैटेगरी में, कहा इस तरह का सीखना उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का प्रकार है। यानी कि जहां बच्चा अपने से कोई चीज सीखने का प्रयास करता है, रेनफोर्समेंट अगर अच्छा मिलता जाएगा वो सीखता जाएगा। यानी कि ये इस तरह का सीखना क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। स्किनर साहब को इसी में रखा है। दूसरे तरह का सीखना क्या है, श्रृंखलाबद्ध अधिगम, चेन लर्निंग कहा है, या क्रमबद्ध अधिगम इसी को कहा है। क्रमबद्ध अधिगम मतलब अब इसमें क्रम से जहां सीखा जाता है उसे क्रमबद्ध अधिगम कहा जाता है। जहां क्रम से सीखा जाता है, क्रम से सीखना मतलब जैसे एबीसीडी बच्चा पढ़ता है, वो क्रम से ही तो सीखता है कि पहले ए रखना है कि बी रखना है कि सी रखना है कि डी रखना है कि जेड कहाँ रखना है, एक क्रम से ही तो बच्चा सीखता है। ऐसे सीखने को इस गेने साहब ने श्रृंखलाबद्ध अधिगम या चेन लर्निंग के अंतर्गत रखा है, या क्रमबद्ध अधिगम के अंतर्गत रखा है। गिनती भी बच्चा 1 2 3 जब गिनती लिखता है तो 2 पहले थोड़ी लिख देगा, 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3 इस तरह से, तभी तो माना जाएगा वो गिनती लिख लेगा। भाई वर्णमाला वो तभी माना जाएगा तो लिख पाता है जब ए को पहले रखेगा, जेड को लास्ट में रखेगा। अब जेड को पहले रख दिया तो थोड़ी माना जाएगा वो वर्णमाला जानता है या एबीसीडी लिखना जानता है, नहीं। यानी कि जहां पे क्रम की बात हो, इन्होंने कहा ये तीसरे नंबर पर, गेने साहब ने कहा कि तीसरे नंबर पर जो सीखना होता है वो क्रम से सीखना होता है, उसी को इन्होंने कहा कि श्रृंखलाबद्ध अधिगम। इसमें कार चलाना भी इसी में आता है, इसी कैटेगरी में। ये कार चलाने में भी क्रम होता है, सिस्टम होता है। आप ड्राइवर की सीट पर बैठ गए, गाड़ी थोड़ी चलाना सीख जाएंगे भाई, कब क्लच दबाना है, कब गियर बदलना है, कब क्या करना है, सारी सिस्टम है ना, कब रोड पर जाना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो जहां सिस्टम की बात हो, जहां सिस्टम से सीखा जाए, वहां उसे क्रमबद्ध अधिगम बोलते हैं, या श्रृंखलाबद्ध अधिगम बोलते हैं, या चेन अधिगम का प्रकार बोलते हैं। यानी ये तीसरे तरह का सीखना माना गया है, तीसरे नंबर का प्रकार है। कौन सा, श्रृंखलाबद्ध अधिगम। अब जब श्रृंखलाबद्ध अधिगम हो गया, अब उसके बाद शाब्दिक सहचर्य अधिगम सीखता है। शाब्दिक सहचर्य अधिगम यानी कि शब्दों में संबंध सीखता है कि किस शब्द को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। भाई जब शब्दों के बारे में सही ढंग से जानकारी हो जाएगी कि किस शब्द के साथ कौन सा शब्द हमें रखना है, और जब किस शब्द को कौन से शब्द के साथ रखना है,
तो कविता अच्छी तरह याद कर लेगा, कहानी रट लेगा, वाक्यों को बनाना सीख जाएगा। यानी कि पहले क्रमबद्ध सीखता है, उसके बाद शब्दों को के क्रम को सीखता है, शब्दों के सहचर्य को सीखता है कि किस शब्द को किस शब्द के बाद रख देना है कि अच्छा सा वाक्य बन जाए, किस शब्द को किस शब्द के बाद रख दिया जाए कि अच्छी सी कविता तैयार हो जाए या कविता रट ली जाए। कविता रटने में शब्दों का ही तो ध्यान रखना पड़ता है कि किस शब्द को कब रटना है, कब नहीं रटना है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि कविता की एक लाइन पढ़ो दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे ने क्रमबद्ध सीख लिया है, क्रम सीखा है, इसलिए शब्दों के क्रम को सीख रहा है अच्छी ढंग से। कविता कहानी वाक्य बनाना इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि साध्वी सहचर्य अधिगम के अंतर्गत। अच्छा से ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं सीख पाएगा, ये क्रम से सीखेगा। पहले संकेत के माध्यम से सीखता है, फिर स्टिमुलर रिस्पॉन्स के माध्यम से सीखता है, फिर श्रृंखलाबद्ध अधिगम के माध्यम से सीखता है, फिर शाब्दिक सहचर्य अधिगम के माध्यम से सीखता है। यानी कि पहले यहां से स्टार्ट होता है सीखना, यहां से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पहुंचता है यहां तक। यानी कि अब शाब्दिक सहचर्य अधिगम सीख लिया, अब उसके बाद वो विभेदीकरण अधिगम सीखेगा, यानी इसके बाद यहां पहुंचेगा विभेदीकरण। यानी कि क्रम भी सीख लिया है, शब्दों को भी सीख लिया है, तो अब अंतर भी करना सीख जाएगा। विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इसी को बोलते हैं। जैसे विभेदीकरण में त्रिभुज चतुर्भुज में अंतर करना, रेखा गणित गणित में अंतर करना, हरा रंग लाल रंग में अंतर करना, मेल फीमेल में अंतर करना, विभेदीकरण सीखना अब यहां से सीखेगा, इससे पहले नहीं सीखेगा, वो इस कंडीशन पे सीखेगा। यानी कि जहां पे अंतर करना वो सीख जाए उसी के बोलते हैं विभेदीकरण का प्रकार। इसमें जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन हो गए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, तो गेने साहब ने जो सीखने के प्रकार बताए हैं उस किस कैटेगरी में आएगा, किस प्रकार में आएगा? आप कह सकते हैं विभेदीकरण में आएगा। अच्छा, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न इसी के अंदर आएगा। चतुर्भुज त्रिभुज में अंतर करना इसी में आएगा। अंकगणित रेखागणित में अंतर, बीजगणित रेखागणित में अंतर, या हरा लाल नीला पीला में अंतर करना इसी विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत को, इस नियम को, मतलब ये जो प्रकार है विभेदीकरण अधिगम का, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत से जोड़ा गया है। यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत में क्या है कि व्यक्ति या बालक या सीखने वाला या प्रयोज्य जो है सारी कंडीशन को देखता है, समस्या को देखता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। उसी तरह विभेदीकरण में भी व्यक्ति या बालक के सामने यदि आप ढेर सारे कलर रख दीजिए, डिफरेंट टाइप के कलर रख दीजिए आप, तो पहले संपूर्ण कलर को देखेगा, उसके बाद हरे को अलग करेगा, रेड को अलग करेगा, नीले के अलग, पीले को अलग, इस तरह काले को अलग करेगा। तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत से इसे जोड़ा गया है। गेस्टाल्ट आ गए, इसका मतलब संज्ञान का। ये लोग व्यवहारवादी थे, यानी कि इनके सिद्धांत में प्रकार में व्यवहार और संज्ञान दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। अब विभेदीकरण के बाद संप्रत्यय अधिगम आता है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट अधिगम आता है, कॉन्सेप्ट अधिगम। यानी कि अब यहाँ पे अब वो कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाता है। यानी कि देखिए श्रृंखलाबद्ध सीखा, शब्दों को सीखा, फिर उसके बाद विभेदीकरण सीख लिया, तो उसके बाद अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनाना सीखता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक सामान्य विशेषता को बोलते हैं, एक जनरलाइज पैटर्न को बोलते हैं। या कॉन्सेप्ट वो होता है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है, या सामान्य विशेषता को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सामान्य विशेषता को कॉन्सेप्ट मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए शेर का नाम लिया जाए, सियार का नाम लिया जाए, बाघ का नाम लिया जाए, चीता का नाम लिया जाए, तो इनमें एक कॉमन विशेषता है। कॉमन विशेषता मतलब जंगली पशु की विशेषता। इसी जंगली पशु की विशेषता को जो है क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हमने लिखा भी है जंगली पशु, यानी एक कॉन्सेप्ट है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उन जंगली सभी पशुओं का। यानी फिर उसके बाद बच्चा ये चीज सीखता है, कॉन्सेप्ट बनाना सीख लेता है। ध्यान रखिएगा, पहले ये सब चीजें सीखता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाना सीखेगा। डायरेक्ट यहां से कॉन्सेप्ट बनाना नहीं सीखेगा, क्रम से सीखता है। यानी कि अब वो कॉन्सेप्ट बनाना सीखेगा कब? जब ये जब चीजें सीख लेगा। अब जब ये कॉन्सेप्ट सीख लेगा तो कई कॉन्सेप्ट को मिलाकर के एक नियम बनाता है। ध्यान रखिएगा, कई कॉन्सेप्ट को बना करके एक नियम बना लेता है। अब फिर उसके आधार पर जो है जो सीखता है, क्या सीखता है? गणित, विज्ञान, व्याकरण के नियमों को
इसी नियमों के आधार पर सीखता है। यानी कि जो नियम के रूल लर्निंग है या सीख नियम अधिगम दिया है साहब ने, कहा कि जो 7वें नंबर पर दिया है, जब इस तरह का सीखे, नियम लगा करके सीखे, नियमों के माध्यम से सीखे, तो क्या सीखता है उसमें, या क्या कहा जाएगा, नियम अधिगम कहा जाएगा। नियम अधिगम तक कब कहा जाएगा, जब वो गणित, विज्ञान, व्याकरण के नियमों का सीखना स्टार्ट कर दे। यानी कि नियम अधिगम के माध्यम से ही, यानी इसी प्रकार के माध्यम से ये सब चीजें सीखी जाती हैं। गणित के नियम, विज्ञान के नियम, व्याकरण के नियम, इन्हीं नियम के माध्यम से सीखे जाते हैं। ये कब सीखे जाएंगे, जब ये सीखना कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है नियम अधिगम में तभी पहुंचेगा, यहाँ इस प्रकार में को तभी सीखेगा जब ये सब सीखना कंप्लीट कर ले जाएगा। अब इसके बाद आता है, जब ये बच्चा सब सीख गया है ये सब चीजें, उसके बाद समस्या समाधान आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये उच्च स्तर का, सबसे उच्च स्तर का सीखना माना जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट, नियम, सारी चीजें कंप्लीट रहती हैं, यानी उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास उसका कंप्लीट हो चुका रहता है। तो अब व्यक्ति या बालक समस्याओं का समाधान करना ऑटोमेटिक सीख जाता है, क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि, विवेक, चिंतन वो विकसित हो चुका रहता है, इसलिए या वो समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। इसी को जेने साहब बताने का प्रयास किए हैं कि देखिए सीखने के 8 प्रकार हैं और सीखने की क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या नेचर है, यही बताने के लिए सीखने के 8 प्रकार गेने साहब ने दिया है। ये कभी पूछा जा सकता है कि ये सीखने के 8 प्रकार गेने साहब ने क्यों दिया है, तो आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे थे कि सीखने की ये विशेषताएं हैं, या सीखने का ये नेचर है, या सीखने की ये प्रकृति है, अधिगम की ये प्रकृति है, इसके माध्यम से पता चलता है। इसमें आपको जो है व्यवहारवाद की भी झलक मिलती है और संज्ञानवाद की भी झलक मिलती है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।